नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य। आज आप लोगों को वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से मॉड्यूल 1 में जो संबंधित क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये जो छात्र आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं, रेलवे जेई या रेलवे लोको पायलट या अन्य कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इससे ये देखिए, जो इससे जो संबंधित क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इन क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शनों में कोई एक ही ऑप्शन सही होगा और बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे, क्योंकि उनके बारे में यदि आप जानते रहेंगे तो कोई परीक्षाओं में क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन तो एक ही टाइप का रहता है, लेकिन उसको अलग अलग वो घुमा घुमा के पूछता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो उस चीज़ को, बाकी जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी देते रहेंगे, तो कितना भी घुमा के पूछे आप लोग उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी इकाई की प्रणालियों के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है ब्रिटिश एंड मैट्रिक। नंबर बी ऑप्शन दिया है ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल। नंबर सी ऑप्शन दिया है मौलिक और व्युत्पन्न। नंबर डी ऑप्शन दिया है मैट्रिक और इंटरनेशनल। तो आपको हम बता दें, जो इसका सही आंसर होगा ये आपका होगा मौलिक और व्युत्पन्न, यानी कि सी वाला। क्यों ये सही है? क्योंकि हम, चलिए थोड़ा सा बता दें कि यूनिट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट क्या क्या चीज़ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स में मुख्य रूप से 2 होते हैं। नंबर 1 मूल मात्रक, नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रक ही ऐसा एक मात्रक है जिससे हम लोग का पूरा जो भी कार्य करते हैं, जो भी चीज़ें पूरा इस ब्रह्मांड में, इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही है मूल मात्रक से ही हो रही है, बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। ये 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार कौन कौन से मूल मात्रक हैं? चलिए आपको बता दें। नंबर 1 जो मूल मात्रक है लंबाई। नंबर 1 जो मूल मात्रक है लंबाई, इसका क्या है, इसका जो होता है, इसका मात्रक क्या होता है? ये यूनिट है, इसका मात्रक जो होता है मीटर। लंबाई को हम लोग जानते हैं कि बिना लंबाई के कुछ भी हम लोग मेजरिंग नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम। नंबर 3 जो है समय। समय का जो मात्रक है सेकेंड। नंबर अगला जो है धारा। धारा का क्या है? एम्पियर। अगला चलते हैं तापक्रम। तापक्रम, इसका मात्रक क्या है? केल्विन। अगला है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडिला। कैंडिला से इसको हम लोग, इसका मात्रक होता है। तो ये हमारे 6 मूल मात्रक हैं। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापक्रम, ज्योति तीव्रता। इनके कौन कौन से वो हैं? इनको मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन और कैंडिला, इनको आप लोग याद रख लीजिए कि ये 6 मूल मात्रक हैं। और इनको सिंबल्स इनका भी जान जाइए। मीटर को हम लोग यम से दर्शाते हैं। मीटर को किससे दर्शाते हैं? यम से। और किलोग्राम को केजी से दर्शाते हैं। समय को सेकेंड, यस से दर्शाते हैं सेकेंड को। एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। केल्विन को के से दर्शाते हैं। सीडी को कैंडिला से दर्शाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि ये तो समझ गए कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक हैं क्या क्या है। अब मूल मात्रकों को मेजर करने के लिए मुख्य रूप से 3 पद्धतियां हैं। मूल मात्रक जो हमारे हैं उनको मेजर करने के लिए, इनको जानते रहिए कौन कौन सी पद्धति है जो सिस्टम्स है। नंबर 1 जो है आपका यम के एस पद्धति। यम के एस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को, यानी लंबाई ये है, ये द्रव्यमान है और ये समय।
तो यानी कि लंबाई को मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापते हैं। यही एमकेएस पद्धति है। इसी को हम लोग एसआई, एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति भी माना गया है, यानी स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति जिसको हम लोग कहते हैं। यानी कि पूरा विश्व जो है, लगभग विश्व के कई देश है जो एसआई पद्धति को फॉलो करते हैं। कुछ देश हैं जो एफपीएस को फॉलो करते हैं, सीजीएस को फॉलो करते हैं, आदि हैं, लेकिन जो आपका इंडिया है वो एमकेएस पद्धति को फॉलो करता है। चलिए, दूसर की जो पद्धति है वो आपका है सीजीएस। सीजीएस इसको समझ जाइए कि इसमें लंबाई को किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं। चलिए, तीसर का चीज़ जो है एफपीएस पद्धति। एफपीएस यानी कि लंबाई को इसमें किस में नापते हैं, फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। इतनी चीज़ें याद रख लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इससे भी जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखते हैं कौन सा हमारा है। इसका दिया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है, यानी फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है। तभी हम आपको बताएं कि फंडामेंटल यूनिट्स में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं। आपका लंबाई आता है, द्रव्यमान आता है और समय, ये 3 मूलभूत इकाई हैं। बाकी जो ये आपका और मूलभूत इकाई थी, धारा, तापक्रम, जो तीव्रता, ये बाद में जोड़ी गई है सब। ये जब बिजली की खोज हुई तब इसके बाद हम लोग धारा को, टेम्परेचर को, जो तीव्रता को, ये इसमें इंक्लूड किए हैं। इसके पहले 3 ही मूल मात्रक मुख्य रूप से माने जाते थे। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा, जो आपका राइट आंसर होगा, देख लीजिए, इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है बी। बाकी जो ऑप्शंस क्या है देख लीजिए, उसको क्या दिया है, लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? ये व्युत्क्रम मात्रक है। व्युत्क्रम मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्क्रम मात्रक आपको बता दें कि जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं तो व्युत्क्रम मात्रक होते हैं। जैसे क्षेत्रफल क्या है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। किसी भी चीज़ का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें क्या इंक्लूडिंग होता है, लंबाई और चौड़ाई इंक्लूडिंग रहती है। तो क्या हो गया, लंबाई को हम लोग, यानी 2 इसमें मूल मात्रक ऐड हो गए तो मीटर गुणित मीटर, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। इसीलिए क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। दाब क्या है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल भी आपका व्युत्क्रम मात्रक है, क्षेत्रफल भी व्युत्क्रम मात्रक, इसलिए दोनों व्युत्क्रम मात्रक हो गया। चलिए, तो जो हमारा इसमें राइट ऑप्शन था बी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया है कि एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है। अभी आपको बताया गया एमकेएस प्रणाली में यम का मतलब क्या होता है, मीटर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो आपको बता दें कि 1 इंच बराबर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 1 इंच बराबर जो आपका है वो क्या होता है, 25.4 mm। इसको याद रख लीजिए सब लोग कि इसका क्या है, 25.4 mm होता है। यदि इसी को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसको याद रख लीजिए, कई बार परीक्षाओं पूछा है, और आप लोग जो भी वर्क करते हैं ये आपके डेली यूज में लगभग सारी चीज़ें आती हैं। इंच, क्योंकि जो भी किसी भी वर्कशॉप में काम करेंगे या किसी भी कंपनी में या किसी भी नौकरी में काम करेंगे तो वहाँ पर हमें इंच में ही ज़्यादातर लोग मेजरिंग करते हैं, इंच में करते हैं, फिट में करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखे रहेंगे तो आपको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6, 36। चलिए समझते हैं इसको, एलसीएम क्या चीज़ होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म पहले जानिए। एलसीएम जो हमारा है, एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से विभाजित हो जा,
यानी कि जो भी 12, 18, 6, 36 का एलसीएम निकालना है तो क्या होना है कि इन दी गई जो भी आंसर आएगा वो इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग निकाल के दिखाते हैं कैसे इसको निकालेंगे। जैसे 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो देखिए पावर के रूप में लिखना सीखिए यदि आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है। बाकी तो इससे जो भाग विधि है, गुणनखंड विधि है, वो आप लोग जानते हैं। चलिए मैं एक ईजी मेथड बताता हूँ। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणते 3। फिर 18 है तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणते 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये 9 दूना 18। फिर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 लिख सकते हैं। फिर देखिए 36 है, 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणते 3 के पावर 2। तो अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करना होता है, एलसीएम के लिए कि जो मैक्सिमम पावर है 2 के, जो मैक्सिमम पावर है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 2। इसी तरह 3 का जो मैक्सिमम पावर है उसको ले लेंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 4 गुणते 9 यानी कि 36। तो जो हमारा इसका एलसीएम होगा 36 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18, 42 और 24 का। चलिए इसको समझते हैं कैसे इसको निकालेंगे। उसी तरह सबका यदि आप अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए तो 18, 42, 24 को हम लोग क्या लिखेंगे, 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुणते 3 के पावर 2, यानी इसका कॉमन मल्टीपल जो होगा ये आपका होगा 2 गुणते 3 के पावर 2। 42 क्या हो सकता है, 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 गुणते 7। चलिए अगला क्या दिया है, 24 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 नहीं 2 के पावर 3 रहेगा, 2 के पावर 3 गुणते 3। इसको हम लोग ये लिखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग लोवेस्ट जो पावर है 2 का जो न्यूनतम पावर रहेगा उसको लेंगे। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर लेते हैं, और एचसीएफ में क्या होता है कि हम लोग लोवेस्ट लेते हैं। तो इसका देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए 2 है, 2 है, एक एक पावर है, इस पे 3 पावर है, तो जो इसका न्यूनतम पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह 3 में है तो 3 में कितना न्यूनतम पावर है, 1 ही है। ठीक, तो इसका हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। सपोज दैट इसी का यदि हमें एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम क्या होता है, देखिए मैक्सिमम पावर लेते तो एलसीएम हमारा देखिए हो जाता 2 के पावर 3 गुणते 3 के पावर 2 गुणते 7। इसका सब मल्टीप्लाई कर देते तो एलसीएम निकल जाता, लेकिन नहीं हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा आंसर क्या आ गया 6। और थोड़ा सा समझ लीजिए एलसीएम में एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि समझिए इसको, इसमें 6 ही एक ऐसी संख्या है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी, इसकी एचसीएफ की परिभाषा समझिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। यानी कि 6 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये दी गए हैं 18, 42 और 24 कि इसको क्या करता है, पूर्णतया विभाजित करता है। देखिए 6 से ऊपर सोचिए कोई ऐसी संख्या नहीं होगी, 6 से नीचे यदि हम सोचेंगे तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 2 देखिए 18 को काट रहा है, 42 को काट रहा है, 24 काट रहा है, 3 भी 18 काट रहा है, 42 24 काट रहा है, यानी कि लेकिन एक और कौन है, 6 है। तो इन दोनों में जो सब तीन ही ऐसी संख्या है जो 18, 42, 24 को काट सकते हैं। तो 6, अब सोचिए इन सब में जो इस चीज़ को समझ जाएगा वो एचसीएफ को बाकायदे समझ जाएगा, उसको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा कि 6 ही एक ऐसी संख्या है जो 18 को भी डिविजिबल कर रही है, 42 को भी कर रही है, 24 की है, इसीलिए इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है। ये जो हमारा ऑप्शन दिया है इसमें अनुचित भिन्न बताना है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रिक्शन बताना है। तो चलिए आपको बता दें कि फ्रिक्शन कितने प्रकार की होती है। फ्रिक्शन जो होता है हमारा 3 टाइप का होता है। कौन कौन? प्रॉपर फ्रिक्शन, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन और मिक्स्ड फ्रिक्शन। यानी कि यदि इसको हम हिंदी में कहें तो नंबर 1 हो गया उचित भिन्न और अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न ना, ये 3 भिन्न होते हैं। उचित भिन्न क्या होता है? यानी कि प्रॉपर फ्रिक्शन। प्रॉपर फ्रिक्शन में अंश छोटा होता है, अंश क्या होता है? छोटा होता है, और हर क्या होता है? बड़ा होता है। अंश छोटा, इसको याद रख लीजिए, हर बड़ा। ये हमारा उचित भिन्न हो गया। बस अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, यानी अंश बड़ा हर छोटा। मिश्र भिन्न में क्या होता है कि एक उसमें पूर्ण संख्या जुड़ी रहती है, यानी पूर्णांक जुड़ा रहता है। जैसे हम लोग लिखते हैं 2/3/5, तो यानी कि 3/5 के साथ ही 2 ऐड हो गया है, यानी कि एक पूर्ण संख्या जुड़ गई है, तो इसीलिए इसको मिश्र भिन्न कहा गया है। जैसे इसको यदि हम वो करेंगे तो यदि एक तरह से देखा जाए तो ये 2 + 3/5 होगा, यानी कि इसमें एक हम पूर्ण संख्या जोड़े हैं और ये उचित भिन्न के साथ लिखा गया है। यहाँ पर कंपलसरी है कि ये जो चीज़ होगा ये उचित भिन्न होगा, तभी हमारा मिश्र भिन्न बनेगी, नहीं अन्यथा नहीं बनेगी। और अनुचित भिन्न में क्या होता है? हर बड़ा होता है और हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है। तो इस बात को एकदम बाकायदे याद रखिए, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। रेलवे की तमाम परीक्षाओं में छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं। चलिए, तो ये आप लोग समझ जाइए कि उचित भिन्न किसे कहते हैं? अंश छोटा हर बड़ा। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? अंश बड़ा हर छोटा। मिश्र भिन्न कैसे कहते हैं? जो यानी कि एक उसमें उचित भिन्न रहता है और एक पूर्ण संख्या रहती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, देखिए समझिए, इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा ए। क्यों? क्योंकि ये 52/7 है। देखिए ये 52/7 है, ये क्या है? अनुचित भिन्न है। आप सोचेंगे कि सर इसी वाला भी ऑप्शन 28/7 है। हाँ, 28/7 भी ये दिख रहा है, लेकिन जब 28/7 को हम लोग क्या करेंगे? 28/7 को जब ये सॉल्व करेंगे, ये कट जा रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 4, यानी 4 एक क्या हो गया है? पूर्ण संख्या हो गया है, ये भिन्न के रूप में नहीं है। ये क्या है? इसका आंसर आ रहा है 4। तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 52/7 होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया है कि कह रहा है कि इसको 0.000659 को फ्रिक्शन में बदलिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको ये देखना है कि कितने अंक पे दशमलव लगा है। 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव लगा है, तो उतनी संख्या आप लिख लीजिए। 659 एक लिख के जेट दशमलव लगा है तो 0 यहाँ पर लिख दीजिए। बहुत सिंपल। 3 2 5 1 6, ये जो हमारा राइट आंसर होगा, देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा डी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि सरल कीजिए 3/4 + 2/5 - 5/b। तो ये आप लोग इजीली इसको सरल कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा बी वाला आंसर आएगा, यानी 9/10। इसको आप लोग भिन्न की तरह ऐसे एलसीएम लेके अपना वो कर लीजिए, यानी 4 5 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, बाकी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है भाग दीजिए। भाग किस में देना है? देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, माइनस की जगह पर भाग रहेगा, यानी आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? 20/31/15/62। तो देखिए ये भाग है, तो इसको भी हम लोग भिन्न के रूप में लिख लेंगे। इसको क्या लिख देंगे? 20/31/15/62।
अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 20/31 गुणते 62/15 कर देंगे। तो जब इसको काटेंगे तो 31 दूना के 62 हो गया, यही काट दिया 5 से, 5 3 15, 5 चौका 20। तो जो हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, 4/3, सॉरी 4/3 नहीं, ये 2 भी बचा है ना, तो 8/3 आंसर है। तो 8/3 को हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सही भिन्न में लिखेंगे तो 2 सही 2/3, यानी कि जो आंसर आएगा 2 सही 2/3। ठीक है, तो जो इसका आंसर सही होगा वो डी वाला होगा। चलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि मल्टीप्लाई करना है 0.003 गुणते 0.5। तो बहुत सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, तो कितना आएगा, 0.003 में 0.5 से सब लोग मल्टीप्लाई करिए तो 5 में 3 का सिंपल गुणा कर लीजिए, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, देखिए 5 में 1 अंक बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक बाद दशमलव, यानी कि टोटल हमारा 4 अंक के बाद दशमलव लगना है। तो देखिए कौन सा संख्या है जिसमें 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि आपको 17.49 गुणते 5.2 डिवाइड बाई 6.5। ये देखिए ये ब्रैकेट में आपको है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं, आप स्वयं सॉल्व करिएगा कि ये जो हमारा चीज़ है 17.49 गुणते 5.2 डिवाइड बाई 6.5, तो ये बोर्ड मास नियम से लगेगा। बोर्ड मास नियम हमारा क्या कहता है, ये बोर्ड मास नियम है एक, आप लोग पढ़े होंगे। बोर्ड मास कहता ये है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर आपको करिए डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें ये जो हमारा चीज़ है ये ब्रैकेट में दिया है, तो पहले इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। 17.49 गुणते 5.2 कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी उससे 6.5 से भाग दे दीजिए, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर सही आएगा वो डी आएगा। इसका जो ऑप्शन सही आएगा, आप स्वयं सॉल्व करिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। चलिए बहुत सिंपल है कि यानी एक 225 मीटर का ये तार है, इसको कितने भागों में बांटना है, 900 भागों में बांटना है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा है, तो इसको 225 भागे 900 कर दीजिए। 225 मीटर तार है, 900 भागों में बांटना है, तो 900 से भाग दे दीजिए, तो जो हमारा आंसर आएगा वही होगा। तो जो इसका आंसर आएगा आपका होगा ए बी वाला, 0.25 आएगा। जब भाग देंगे तो 0.25 आंसर कुछ आएगा। यानी कि यदि इसको और इजीली सॉल्व करना है तो इसको क्या कर दीजिए, 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो 2.25 बटा के 9 से भाग दे दीजिए 2.25 में, बस आंसर आ जाए। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.25 मीटर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है 529 का वर्गमूल क्या होगा। तो 529 का वर्गमूल आप लोग निकालेंगे तो देखिए बहुत सिंपल है, अंडर रूट यानी 529, इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, 23। चलिए देखिए एक थोड़ा सा हम शार्ट ट्रिक बता दें कि इसको निकालने के लिए कैसे आप लोग वर्गमूल निकालने का एक छोटा सा फार्मूला है। इसमें समझिए कि इकाई का क्या है, 9 है, तो जब 9 है तो इसमें क्या आ सकता है, या तो आपका ये 3 आ सकता है, जब 9 का हम लोग अंडर रूट निकालेंगे, या तो 3 आ सकता है या तो 7 आ सकता है। तो अब देखना होता है कि ये जो 529 है किसके नज़दीक है। यदि या तो हमारा जो बाकी जो 52 आ रहा है, 2 अंक हम लोग लेंगे उसमें, तो 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक का जब वो करते हैं तो इसको देखते हैं कि या तो हमारा आंसर जो आएगा वो 23 आएगा या तो 27 आएगा। तो इसमें कोई 27 ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो 23 आ जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता दें, वर्ग निकालना आप जानते रहेंगे, जैसे हमें 23 का ही स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, पहले आप लोग क्या करिए कि इस इकाई का स्क्वायर कर लीजिए। तो इकाई का स्क्वायर कर लेंगे तो इसका क्या मान आ जाएगा, 9।
फिर क्या करते हैं, इसको इस संख्या से गुणा करते हैं, यानी 3 का 2 में गुणा करते हैं। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूना के 6। अब क्या होगा, अब 3 दूना के 6, अब फिर उसका डबल कर दीजिए तो 6 दूना के 12 हो गया, तो 2 आ गया, हाथ में लगा 1। अब फिर क्या करिए, इस संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 के 5, यानी कि इजीली आप लोग एक लाइन में वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा, तब प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आ जाएगा। जब वर्ग निकालना आ जाएगा तो वर्गमूल भी आप देखते बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है 0.01 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए समझिए, इसका वर्गमूल क्या होगा, बहुत सिंपल है। सॉरी, वर्गमूल नहीं, अंग्रेजी वाला इसका पूछे, क्या व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01। हिंदी में गलत लिख दिया है, तो कुछ नहीं, इसका स्क्वायर है तो 0.1, 0.1 गुणते 0.01 करना है, तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 4 अंक बाद, तो 4 अंक बाद जो दशमलव लगा है यानी वो राइट आंसर बी है। ठीक ना। यदि इसका वर्गमूल भी निकालना रहता तो इसका वर्गमूल क्या आता, 0.1 आता। जब देखिए इसका जब वर्गमूल निकालें 0.1 से 0.1 में गुणा करेंगे तो 0.001 आ जाएगा, तो हमारा वर्गमूल भी इसको निकाल सकते हैं इजीली। तो जो राइट आंसर है, लेकिन वो बी है, अंग्रेजी वाला वर्जन सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। का 80 का 20% क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 80 का 20%, चलिए इसको करते हैं सर। तो 80 गुणते 20 बटा के 100, यानी जिसके आगे परसेंटेज का चिन्ह दिया रहता है उसको बटा के 100 लिख देते हैं, बस जानते रहे। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य, तो क्या आंसर आ गया, 16। ये कुछ आंसर इसमें गलत दे दिए हैं, या तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है 80 20 का कितना परसेंटेज है, क्वेश्चन ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फॉल्ट है। तो चलिए वो उस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करते हैं कि यानी 80 जो है 20 का कितना परसेंट है। तो मान लीजिए 20 का 100 बटा के 100 बराबर 80।